औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेक्चर नंबर 31 है आज कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स का। तो इसमें हमने मल्टी डायमेंशनल अरेज शुरू किए हुए हैं। तो 1D और 2D अरेज हमने पढ़ लिए थे। तो आज हमने मल्टी डायमेंशनल अरेज जो हैं इनको स्टडी करना है। तो मल्टी डायमेंशनल अरे जो इज आल्सो कॉल्ड अरे ऑफ अरेज, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे अरेज होते हैं। अरे के अंदर जो है वो अरेज होते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल अरे is also called array of arrays। किसके अंदर एक के अंदर बहुत सारे अरेज होते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे जो हैं ये लिमिटेड नहीं होते दो इंडिसेस के, इसकी 3, 4 या मोर डायमेंशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, ये एक डायमेंशन का यानी कि 1 या 2 का नहीं होता, इसकी 1, 2, 3, 4 डायमेंशंस भी हो सकती हैं। इट इज नॉट लिमिटेड टू 2 indices। It can have 3, 4 or more dimensions। तो इसके पास 2, 3 या 4 डायमेंशंस ज़्यादा हो सकती हैं। तो जो अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड होती है अरे के लिए वो रैपिडली इंक्रीज करती है ईच डायमेंशन के साथ। यानी कि आप जितनी डायमेंशंस बढ़ाते जाएंगे जो अरे की मेमोरी है, हमें पता है कि अरे बेसिकली क्या है कि अरे जो है ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पर आप उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं हम। तो सिंटैक्स जो है वो आप इसका देखें कि जो जर्नल हमारे पास सिंटैक्स होता है डिक्लेयर करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अरे को, उसको हम यूँ लिखते हैं कि डेटा टाइप, डेटा की टाइप लिखते हैं कि कौन सा डेटा का टाइप है, फिर अरे नेम और अरे का नेम लिखते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स ए बी और अप टू एन, और ये एन तक जो है वो एलिमेंट्स जाते हैं आपके पास। ये ए बी और एन जो है ये कांस्टेंट एक्सप्रेशंस हैं। ए बी एंड एन आर द कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। तो ए बी और एन जो है ये कांस्टेंट एक्सप्रेशंस हैं इंडिकेटेड द लेंथ ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द अरे, indicating the length of different dimensions of array, जो कि इंडिकेट कर रही है जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं अरे की, उनको इसकी लेंथ जो है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो अब अगर हम लिखें इसको इंट, एग्जांपल आप इसकी देखेंगे, अगर हम इसको लिखें इंट, ठीक है जी, इंट लिख दें और साथ लिखें ए आर, तो ये हमारे पास 10, इसके अंदर 5 और 7। ठीक है जी। अब ये जो अबव स्टेटमेंट है ये डिक्लेयर कर रही है 3 डायमेंशनल अरे को। ठीक है ना, ये 10, 5, 7 ये क्या है,
3D अरे, ये 3D अरे है। तो जो साइज है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का, उसकी डायमेंशंस 10, 5 और 7 है। ये देख लें 10, 5 और 7, 10, 5 और 7 जो है वो इसकी डायमेंशंस हैं। तो अब अगर एक्सेस करना हो आपने मल्टी डायमेंशनल अरेज को, तो उसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, accessing the multi-dimensional array। तो अगर आपने मल्टी डायमेंशनल अरे जो है इनको एक्सेस करना हो, तो जो सिंटैक्स है टू एक्सेस द मल्टी डायमेंशनल अरे, उसको हम यूं लिखेंगे कि अरे का नेम देंगे, ठीक है जी, और लिखेंगे ए बी जो कि इसकी लेंथ को इंडिकेट करेंगे अप टू सो ऑन एन। ये इसका एक्सेस करने का, यहाँ पर ए बी और एन जो है ये एक्सप्रेशन जो इंडिकेट कर रही है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ अरे, यानी कि जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं अरे की, उसको मिसाल के तौर पर अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो ए आर अगर हमारे पास 0, 0 और 0 है एंड दैट इज इक्वल टू 10। इसी तरह ए आर 0, 0, 1 है, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, ए आर 0, 0, 2 है, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, और फिर आगे चलें तो ए आर अगर हमारे पास है 9, 4, 6 और 10। तो अब ये जो हमारे पास ये जो हमने स्टेटमेंट ऊपर लिखी है, ये एक्सेस करती है इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऑफ 3 डायमेंशनल अरे टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। अब ये 3 डायमेंशनल है, देखें 1, 2, 3, ये 3 डायमेंशनल है और ये वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर रही है इंटीजर वैल्यूज़ को। तो जो नेस्टेड लूप्स हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं टू एंटर द डेटा इन मल्टी डायमेंशनल अरे। तो नेस्टेड लूप्स जो होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं मल्टी डायमेंशनल जो हमारे पास अरेज होते हैं उनके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वो जो लूप्स हैं उनको किस तरह राइट डाउन किया जाता है, जो नेस्टेड लूप्स हैं, मिसाल के तौर पर फॉर i is equal to 0, i less than 10, i plus plus, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह फॉर j is equal to 0, j less than 10 या j less than 5, j plus plus। इसी तरह फॉर k is equal to 0, k less than 7, k plus plus। और ए आर, अब इसमें आई जे के ये आपने यूज़ किए हैं, आई जे और के ये इंडिसेस यूज़ किए हैं, दैट इज इक्वल टू 0। इसको यूँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बफ स्टेटमेंट जो है ये यूज़ कर रही है नेस्टेड लूप को टू असाइन 0 टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ 3 डायमेंशनल अरे। 0 टू ऑल, 0 से लेकर जितने इसके अंदर एलिमेंट्स आ रही हैं उनके लिए हमने जो है वो ये लिख दिया है मल्टी डायमेंशनल अरे का जो सिंटैक्स है।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है अब यहाँ पर ये तो अरेज की बात जो है वो हो गई। ठीक है, अरेज के बाद जो है वो अब हमने आना है आगे। फंक्शंस के ऊपर कि फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो अ फंक्शन जो है वो एक इज ए नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन, यानी कि एक ब्लॉक है कोड का जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करता है। अ फंक्शन इज नेम्ड ए ब्लॉक ऑफ कोड that performs some action, जो कि किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। तो जो स्टेटमेंट रिटन होती है इन ए फंक्शन आर एक्सिक्यूटेड, तो जो स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर लिखी जाती है उसको एक्सिक्यूट किया जाता है व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम, जब हम उसके नेम से पुकारते हैं। तो ईच फंक्शन हैज़ ए यूनिक नेम, तो हर फंक्शन जो होता है उसका एक यूनिक नेम होता है, क्योंकि हम उस हर फंक्शन को जो जब राइट डाउन करते हैं प्रोग्राम में तो उसको उसके नेम से पुकारते हैं। तो फंक्शंस जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के। फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। तो अब यहां पर जो टाइप्स हैं फंक्शंस की, टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, तो जो टाइप्स हैं हमारे पास फंक्शंस की सी प्लस प्लस के अंदर, उनमें नंबर 1 है यूजर डिफाइंड फंक्शन। नंबर 1 यूजर डिफाइंड फंक्शन, ऐसा फंक्शन के जिसको यूजर जो है यानी कि जो प्रोग्राम लिख रहा है वो यूज कर रहा है। तो ये एक टाइप ऑफ फंक्शन है रिटन बाय प्रोग्रामर, जो कि प्रोग्रामर उसको राइट डाउन करता है, तो इसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अ टाइप ऑफ ए फंक्शन written by the programmer is known as user defined function। तो इसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम जो है वो देते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है इसका जो है वो यूनिक नेम होता है, और एक जो यूज़र है वो बहुत सारे मुख्तलिफ नामों के फंक्शंस जो हैं उनको प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकता है। उसके बाद होता है बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि जो पहले से ही उसके अंदर मौजूद होता है। बिल्ट इन फंक्शन, तो अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अवेलेबल एज ए पार्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो पहले से ही पार्ट हो उस लैंग्वेज का, उसको हम कहते हैं
built in function, a type of the function। तो एक टाइप जो है फंक्शन की, that is available as a part of language is known as built-in function। तो इसको हम बिल्ट इन फंक्शन का नाम जो है वो देते हैं, या इसको हम कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। या लाइब्रेरी फंक्शन का नाम जो है वो देते हैं। तो ये फंक्शन जो है ये रेडीमेड प्रोग्राम्स होते हैं, और ये फंक्शन जो हैं ये स्टोर्ड होते हैं इन डिफरेंट हेडर फाइल्स। जो हेडर फाइल्स आप लगाते हैं जैसे conio.h, iostream.h, इन हेडर फाइल्स के अंदर ये फंक्शन जो हैं ये स्टोर होते हैं, और ये पहले से बने हुए प्रोग्राम्स होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं ये मेक प्रोग्रामिंग फास्टर कर देते हैं उसको C++ के अंदर ईजीली। C++ लैंग्वेज जो वो प्रोवाइड करती है बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मिसाल के तौर पर इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है क्लियर स्क्रीन का, ठीक है। मिसाल के तौर पर CL और SCR, इसको कहते हैं क्लियर स्क्रीन। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये इज ए बिल्ट इन फंक्शन टू क्लियर द स्क्रीन। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ हेडर फाइल, और ये पार्ट होता है हेडर फाइल का जिसको हम कहते हैं conio.h। इट इज़ ए पार्ट ऑफ हेडर फाइल known as conio.h। या हमने कई दफ़ा ये हेडर फाइल जो है वो यूज़ किया। अब जो conio.h हेडर फाइल है इसको ज़रा हम देखते हैं। The conio.h हेडर फाइल। तो वर्ड कोनियो जो है वो स्टैंड करता है फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। वर्ड कोनियो स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट स्लैश आउटपुट। इनपुट या कंसोल इनपुट या आउटपुट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो हेडर फाइल जो है conio.h वो कंटेन करती है बिल्ट इन फंक्शंस को, जो कि यूज़ होते हैं किन के लिए, दोनों के लिए, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। यानी कि conio.h के अंदर वो फंक्शंस होते हैं कि जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर कुछ अहम इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो डिफ़ाइन किए जाते हैं इस हेडर फाइल के अंदर, वो हैं जैसे CL और SCR, यानी कि क्लियर स्क्रीन। एक ये होता है, दूसरा होता है CL
REOL, एक ये वाला फंक्शन होता है। फिर होता है गेटिच जो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, और गो टू XY, एक इसमें होता है गेटिच, आगे ई आ जाता है उसके, और एक होता है कि बिट, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस इसके अंदर डिफाइन है। तो हमने अभी तक जो है इसके अंदर पढ़े हैं, बल्कि एक गेटच ये भी यूज़ किया, क्लियर स्क्रीन भी हमें जहाँ पर किसी जगह प्रोग्राम में यूज़ होगा तो हम करें, और बाकी भी ये जो हैं फंक्शंस इनको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद होती है studio.h हेडर फाइल। जिस तरह conio.h होती है, इसी तरह एक और होती है जिसको हम कहते हैं studio.h। हेडर फाइल। तो वर्ड स्टूडियो स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट होता है। फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, इनपुट या स्लैश डाल। तो studio.h हेडर फाइल्स जो हैं कंटेन डिफरेंट फंक्शन दैट आर यूज्ड इन टास्क ऑफ इनपुट और आउटपुट। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन डिफाइन इन दिस हेडर फाइल, वो जो है उनको मैं कुछ को यहाँ पे लिख देता हूँ। गेट चार एक हो गया, पुट चार ये दूसरा हो गया, और गेट्स ये तीसरा हो गया, और पुट्स ये चौथा हो गया। ये कुछ फंक्शंस हैं जो इसके अंदर होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं studio.h। ये हेडर फाइल्स हैं जिनके अंदर, यानी कि जितनी हेडर फाइल्स होती हैं इनके अंदर एक्चुअली बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो होते हैं, जो कि पहले C++ के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोग्राम होते हैं ये भी छोटे छोटे से, आसान करने के लिए प्रोग्रामिंग को। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आ जाता है मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शंस, इसको हम कहते हैं math.h। तो हेडर फाइल math.h जो है ये कंटेन करती है बिल्ट इन फंक्शन दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होती है। हेडर फाइल math.h, तो ये जो हेडर फाइल है math.h contains the built-in functions। तो ये कंटेन करती है बिल्ट इन फंक्शंस को that are used to perform arithmetic calculations, जिनकी मदद से आप अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो हैं उनको कर सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसके अंदर होते हैं हेडर फाइल्स के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ABS है, FABC है, ठीक है जी, फिर है CEIL, फिर है फ्लोर,
फिर है कॉस, फिर है साइन, फिर है टैन, फिर है लॉग, फिर है लॉग बेस 10। ठीक है जी। उसके बाद है FIMOD मॉड, सॉरी F मॉड, POW और SQRT यानी कि स्क्वायर रूट। ये सारे फंक्शंस जो हैं इसके अंदर मैथ डॉट एच जो है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने जो है ये तकरीबन जो है इसको स्टडी कर लिया। ये जितनी भी बेसिक्स थी इससे रिलेटेड जो C++ से थी, तो मैं स्विच स्टेटमेंट और जो है द एल्स इफ स्टेटमेंट या कंट्रोल इफ कंस्ट्रक्ट, ये शायद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। ये मैंने चीज़ें पढ़ा दी हैं और आई थिंक सो के 38 तक प्रोग्राम जो थे वो भी आपको करवा दिए थे। रैंडम नंबर्स का शायद हमने प्रोग्राम किया था लास्टली। तो अब कुछ जो हैं वो हम प्रोग्राम्स और भी राइट डाउन करेंगे। ठीक है। तो इसमें मैं प्रोग्राम जो है वो 39 लेता हूँ जिसके अंदर जो है वो स्विच स्टेटमेंट वो इस्तेमाल होगी। ठीक है। स्विच स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे और स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं एक डाइस के लिए। तो प्रोग्राम 39 ये है कि राइट ए प्रोग्राम कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफरेंट डाइसेस। हेलो। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ माँ आई हैं। अम्मा वो कैसे आई हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। वो ना फामा मैंने ना वो जिधर आपका टीवी नहीं है LCD है वहाँ पर ना बाबा के ड्रॉप्स भी रखे हैं। तुम्हारा जो है ना वो रखा है मैंने उधर, क्या नाम लेते हैं उसको, वो तुम्हारा बे फॉर्म भी है और वो तुम्हारी रिसिप्ट भी है जो फीस जमा। हाँ इधर ये ड्रॉप्स रखे हैं ये बाबा ने। हाँ ये बाबा ने दिन में ना 3 दफ़ा डालने हैं आँखों में ये। ठीक है। एक एक कतरा वो जब उठते हैं ना तो उनकी आँख में ये डाल देना। ठीक है ना। वो बाकी वो चीज़ें अपनी संभाल। हाँ जिस नहीं नहीं जिसमें लेज़र हुआ है। ठीक है। बाकी अपनी अपनी चीज़ें संभाल के रख लेना जो है तुम्हारी। ठीक है। तुम्हारा भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया जो अप्लाई करने का था, ख़त्म हो गया। ठीक है। हाँ वेलकम वेलकम वेलकम। ओके ओके खुदा हाफिज़। अच्छा जी। तो अब हम जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे फ्रिक्वेंसी
write a program to calculate frequency. हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ डाइस यूजिंग स्विच स्टेटमेंट. जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट जो है उसको इस्तेमाल करना है. तो आप अब पहले यहाँ पर काफ़ी सारे हेडर्स हमें लगाने पड़ेंगे. नंबर 1 पर इंक्लूड iostream.h. ठीक है जी. उसके बाद इंक्लूड conio.h. ये सारे फंक्शन हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे. इंक्लूड एक और हेडर फाइल देनी पड़ेगी stdlib studiolibrary.h. ये भी हेडर फाइल देनी पड़ेगी. फिर इंक्लूड iom.anip.h. ये हेडर फाइल भी देना पड़ेगा. और इंक्लूड time.h. ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे. अब विविड मेन और ब्रैकेट शुरू. अब यहाँ पर आपको जो है पहले तो डेटा देना पड़ेगा इंट फेस, क्योंकि फेस ऑफ डाइसेज हैं. और उसके बाद इंट अब 6 फेसेज हैं. इंट f1 f2 f3 f4 f5 f6. ये 6 फेसेज हैं उसके. ठीक है जी. ये इनको देना पड़ेगा. उसके बाद फिर इनको इनिशियलाइज भी इनको करना पड़ेगा आपको. तो जब आप इनको इनिशियलाइज करेंगे तो इंट f1 0 f2 0 और f3 0 f4 0 f5 0 और f6 0. ये इनिशियलाइजेशन कर देंगे इनकी. ठीक है जी. अब फॉर लूप लगाएं आप. इंट अब ये हमारे पास जो है ये डिस्क है, एक रोलिंग डिस्क है. तो इसको दे देते हैं इंट फॉर इंट रोल. इसको नाम दे देते हैं LL और रोल लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है जी. और रोल को प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर लगा देते हैं. और फिर इधर से एक ब्रैकेट शुरू करते हुए फॉर लूप स्टार्ट कर दी है. तो फेस आ जाएगा 1 प्लस रैंडम, क्योंकि रैंडम है तो रैंडम की कमांड यूज़ करेंगे रैंड. और रिमाइंडर उसका 6 के साथ आए क्योंकि 6 फेसेस हैं आपके पास. और इधर इसको इनिशियलाइज भी कर देंगे कि इफ़ आई जो रिमाइंडर है 5 वो 0 के अगर बराबर है
और फिर ब्रैकेट जो है वो शुरू कर दें। तो स्विच करें अब फेस को। अब फेस, हाँ, आपने क्योंकि 6 फेसेस हैं तो आपको फेस जो है उसको स्विच करना पड़ेगा। तो स्विच फेस और फिर यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। अब आएगा केस 1। केस 1 ये, अब पहला केस जो है ये आपके पास आ जाएगा, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 के अंदर F1 प्लस प्लस, ठीक है जी। उसके बाद ब्रेक, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो ब्रेक आएगी। उसके बाद आएगा केस 2, ठीक है। फिर आएगा F2 प्लस प्लस, उसके बाद आएगी ब्रेक। फिर आएगा केस 3, केस 3 आएगा। फिर आएगा F3 प्लस प्लस। फिर आएगी ब्रेक। फिर आएगा केस 4। फिर आएगा F4 प्लस प्लस और फिर आएगा आपके पास ब्रेक, ठीक है जी। उसके बाद आएगा केस 5। फिर आएगा F5 प्लस प्लस और फिर ब्रेक, ठीक है जी। उसके बाद फिर आएगा केस 6। केस 6, ठीक है। F6 प्लस प्लस और ब्रेक। उसके बाद डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब काउट, आउटपुट को प्रिंट करें, काउट दिस इज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है। एंड एल, नेक्स्ट लाइन के लिए, और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब ये सारे जो हैं फेस, इनको आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है जी। काउट फेस 1 इज इक्वल टू, ये डिफॉल्ट, फेस 1 इज इक्वल टू F1 एंड L, ठीक है जी। इसी तरह फिर अगर सारे फेस जो हैं वो इन्हीं के लिए ये स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। फेस 2 के लिए भी, फेस 3 के लिए भी, फेस 4 के लिए भी, फेस 5 के लिए भी, फेस 6 के लिए भी, ये प्रिंट करवाने के लिए सारे फेसेस का। फिर वहाँ पे ये सारा लिखने के बाद, ये सारे लिख देंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और आ जाएगा गेटच, और फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और प्रोग्राम जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए राइट डाउन कर लिया प्रोग्राम। ये हो गया हमारा प्रोग्राम नंबर 39, ठीक है जी। अब हम एक और प्रोग्राम जो है उसको राइट डाउन करते हैं।
वो है प्रोग्राम 40 प्रोग्राम है कि राइट ए C+ प्रोग्राम टू प्रिंट आउट नंबर इन अरे, प्रिंट आउट नंबर इन अरे। अरे के अंदर अगर आपने नंबर को प्रिंट आउट करना है तो इसमें हेडर्स लगाएं, इंक्लूड iostream.h और इंक्लूड conio.h और void main ब्रैकेट शुरू इंट। अब अरे डिफाइन करें A5, ये अरे मैंने डिफाइन किया जिसकी लेंथ 5 है, तो फॉर लूप लगा दें इंट i 0 i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये आ जाएगा। यहाँ पर आप ब्रैकेट शुरू करें और काउट इसको प्रिंट कराएं, एंटर a ऑफ i, इंडेक्सेस जो है हमने i ली हैं और नेक्स्ट लाइन के लिए n जो है वो डाल दें और c इन, अब इनपुट आपने देनी है c इन a ऑफ i आ जाएगा, ये लगा दें। फिर फॉर लूप लगाएं, फॉर लूप लगाएंगे दोबारा तो c इन a के बाद ये ब्रैकेट जो है उस लूप की क्लोज हो जाएगी। अब दोबारा फॉर लूप लगाएं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, इसको i 0 से करें स्टार्ट, फिर i लेस देन 5 i प्लस प्लस, ठीक है। अब प्रिंट करवाएं काउट a i, ठीक है जी, और गेटिच और ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो नंबर है इसके अंदर अरे के अंदर वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी, अगर आपने नंबर को प्रिंट करना है अरे के अंदर, ठीक है जी। तो अब ये अरे से रिलेटेड एक हो गया, तो अभी यहीं पर हम जो है इसको रोकते हैं लेक्चर को, ठीक है, फिर बाकी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।